हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पर्सनैलिटी के ट्रैट अप्रोच के बारे में चर्चा की थी और जाना कि ट्रैट अप्रोच क्या है। इसी के अंतर्गत हमने आलपोर्ट के योगदान को जाना कि सील गुण सिद्धांत में आलपोर्ट का क्या योगदान है। इसी के अंतर्गत आलपोर्ट ने व्यक्तिगत प्रवृत्ति को इस दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा था और इनकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। तो वो 3 प्रवृत्तियां क्या हैं, उनकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो आज का भी हमारा टॉपिक है ट्रैट अप्रोच। पहली प्रवृत्ति है कार्डिनल प्रवृत्ति। इस तरह की व्यक्तिगत प्रवृत्ति व्यक्तित्व का इतना प्रमुख एवं प्रबल गुण होता है कि उसे छिपाया नहीं जा सकता। इस तरह की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के और व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस तरह से कार्डिनल प्रवृत्ति के रूप में आसानी से की जा सकती है। सभी व्यक्तियों में कार्डिनल प्रवृत्ति नहीं होती। हर तरह के व्यक्ति में कार्डिनल प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, यानी कि सभी व्यक्तियों में ये प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ये कुछ लोगों में ही पाई जाती है, परंतु जिनमें होती है वो व्यक्ति पूर्ण रूपेण उस प्रवृत्ति या गुण से चर्चित होते हैं। जैसे महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में, अगर हम महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बारे में ही बात करें तो महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की कार्डिनल प्रवृत्ति थी शांति एवं अहिंसा। अहिंसा में अटूट विश्वास था उनका और इस गुण के लिए वो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात थे। हर व्यक्ति उनको शांति और अहिंसा के लिए जानता है। अतः शांति एवं अहिंसा में विश्वास महात्मा गांधी की कार्डिनल प्रवृत्ति का एक उदाहरण कह सकते हैं। उसी तरह से हिटलर तथा नेपोलियन की जो कार्डिनल प्रवृत्ति थी वो उसके लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। तो वही चीज़ है कि हर व्यक्ति की अपनी कार्डिनल प्रवृत्ति होती है। इस तरह से हमने जाना कि कार्डिनल प्रवृत्ति क्या है। अब दूसरा पॉइंट है केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति सभी व्यक्तियों में पाई जाती है और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 ऐसी प्रवृत्तियों का गुण होता है जिसके भीतर उसका व्यक्तित्व अधिक सक्रिय रहता है। प्रत्येक व्यक्ति में, जो भी व्यक्ति हो, एक तरह से यदि यह कहा जाए कि व्यक्तित्व इन 5 से 10 गुणों के भीतर ही जिंदा रहता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। यही सत्य है कि 5 से 10 गुणों के भीतर ही किसी के व्यक्तित्व का अधिकतर भाग निहित होता है और इन्हीं गुणों या प्रवृत्तियों को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए सामाजिकता, आत्मविश्वास, उदासी आदि कुछ केंद्रीय प्रवृत्ति के उदाहरण हैं जिनको हम यहाँ बता रहे हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, व्यापक है। तो ये कुछ उसके उदाहरण थे। तो ये हमने जाना कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। तीसरा पॉइंट है कि गौण प्रवृत्ति। गौण प्रवृत्ति वैसे गुणों को कहा जाता है जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण हो, जिनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा न हो, कम संगत, कम अर्थपूर्ण तथा कम स्पष्ट हो। जैसे कौन ऐसे गुण हैं जिनका कम यूज़ होता है या कम इम्पोर्टेंस होती है। जैसे खाने की आदत, केश शैली, पहनाव आदि ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसके आधार पर व्यक्तित्व को समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती और न ही इसके आधार पर व्यक्तित्व के बारे में कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि हम किसी की खाने की आदत से उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं सटीक। तो आलपोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि एक व्यक्ति के लिए एक गुण केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकता है, एक गुण केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकता है, परंतु दूसरे के लिए वही गुण गौण प्रवृत्ति हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी का वह गुण जो केंद्रीय प्रवृत्ति में आता हो वो दूसरे के लिए भी केंद्रीय प्रवृत्ति में ही आए। हो सकता है कि उसके लिए वो गौण प्रवृत्ति में आता हो वह गुण,
तो ये चीज़ हो सकता है कि वो गौण प्रवृत्ति होता है। जैसे मान लेते हैं बहिर्मुखी के लिए सामाजिकता एक केंद्रीय प्रवृत्ति है। जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, तो वह सामाजिक तौर पे बहुत सारे लोगों से जुड़े होते हैं और समाज के कार्यों में काफ़ी रुचि भी रखते हैं। परंतु वही चीज़ इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी के लिए सामाजिकता एक क्या हो जाएगी, गौण प्रवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि वो सोशली बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, लोगों से बहुत जुड़े नहीं होते, सामाजिक कार्यों में उनकी अभिरुचि नहीं होती है। तो इस तरह से क्या हुआ, एक के लिए जो केंद्रीय प्रवृत्ति थी दूसरे के लिए वो क्या हो गया, गौण प्रवृत्ति हो गई। तो इस तरह से आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के शील गुणों को बहुत सारे भागों में विभाजित करके बांटकर बहुत अच्छे से व्याख्या की है और सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझाया है कि व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या कैसे होती है या क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, सब कुछ। तो इस तरह से हमने आलपोर्ट के योगदान को जाना। तो ये हमने आलपोर्ट का योगदान। इसके बाद शील गुण सिद्धांत में आलपोर्ट के बाद कैटल का नाम सबसे ज़्यादा प्रमुख है। इन्होंने शील गुण सिद्धांत में अपना विशेष योगदान करके इस सिद्धांत को व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए काफ़ी प्रबल बना दिया, काफ़ी मजबूत बना दिया। कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत की व्याख्या बहुत ही विस्तृत हो गई, आलपोर्ट से भी ज़्यादा। कैटल के योगदान के बारे में, जो उन्होंने शील गुण सिद्धांत के अंतर्गत अपना योगदान दिया, उसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।